टुडेज टॉपिक इज़ निमोनिया। निमोनिया में हम उसकी डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो निमोनिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है। सो उसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इन जनरल निमोनिया में क्या होता है वो समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन इजीली समझ में आएगा। तो बेसिकली निमोनिया एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों होता है और मेनली लंग्स में होता है इन्फेक्शन। और लंग्स के किस पार्ट में होता है वो समझ लेते हैं। सो ये ट्रकिया हो गई। ट्रकिया अगेन बाइफरकेट होती है प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई बाइफरकेट होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से निकलती है अल्वेओलर डक्ट और फिर अगेन अल्वेओलर सैक, एयर फिल्ड कैविटी दैट इज़ रेस्पिरेटरी यूनिट, वो होता है अल्वेओलर सैक। अब इसको लेबलिंग कर लेते हैं। सो ये ट्रकिया हो गया। ट्रकिया बाइफरकेट हुआ प्राइमरी ब्रोंकाई में, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्वेओलर डक्ट एंड अल्वेओलर सैक। तो जो निमोनिया का इन्फेक्शन है, जो निमोनिया मेनली लंग्स में होता है, लंग्स में भी कौन से पार्ट में हो रहा है, जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स मीन्स प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई, उसके डिस्टल पार्ट में हो रहा है। डिस्टल मीन्स उसके दूर के पार्ट में हो रहा है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ये हो गए ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स के दूर के पार्ट में, डिस्टल पार्ट में क्या आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्वेओलर डक्ट एंड दी अल्वेओलर सैक दैट इज अल्वेओलाई। तो जो निमोनिया का इन्फेक्शन है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्वेओलर डक्ट एंड अल्वेओलर सैक का इन्फेक्शन है। सो अब डेफिनेशन समझते हैं। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। लंग पैरेन्काइमा में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन निमोनिया है। और मेनली कहाँ लंग पैरेन्काइमा में, डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंसिस्टिंग रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्वेओलर डक्ट एंड द अल्वेओलर सैक। तो अल्वेओलर डक्ट और अल्वेओलर सैक का इन्फेक्शन है। और अल्वेओलाई इन वन और बोथ लंग्स, एक लंग्स में भी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो सकता है अल्वेओलाई में, या फिर दोनों लंग्स में, विच में बी फिल्ड विद द फ्लूइड और पस कॉजिंग द कफ विद द फिल्गम। तो जो एयर फिल्ड कैविटी दैट इज़ अल्वेओलाई होती है, उनमें इन्फेक्शन की वजह से क्या फील्ड हो जाता है, फ्लूइड और पस का अक्यूमुलेशन हो जाता है। किसमें, अल्वेओलाई के अंदर। एयर फिल्ड कैविटी में इन्फेक्शन होने की वजह से जो अल्वेओलाई है उसमें फ्लूइड और पस का अक्यूमुलेशन हो जाता है। उसी कंडीशन को हम निमोनिया कहते हैं। डेफिनेशन कंप्लीटेड। दैट रिस्क फैक्टर, तो जो मेनली निमोनिया होती है वो दो एज ग्रुप में ज़्यादा रिस्की होती है, एक 65 प्लस पीपल में और दूसरा लेस देन 2 ईयर्स दैट इज़ इन्फेंट्स में। तो ओल्ड एज पर्सन में जो 65 प्लस होते हैं, एल्डर्स पर्सन होते हैं, उनमें निमोनिया ज़्यादा रिस्की होती है, उनमें ज़्यादा चांसेस होता है कि निमोनिया डेवलप हो। और दूसरा एज ग्रुप है जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, अंडर 2 ईयर्स एज होते हैं, उनमें निमोनिया ज़्यादा रिस्की होता है कि वो निमोनिया को डेवलप कर सके। ये एक इसका एज ग्रुप में रिस्क फैक्टर हो गया। नेक्स्ट एलर्जीज, अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ से एलर्जीज हो तो उनमें और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो निमोनिया की कंडीशन को डेवलप करे। स्मोकर्स, क्रॉनिक लंग डिजीज़, जो पर्सन सफ़र्स कर रहे हैं क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम से, उनमें और एडिशनल प्रॉब्लम निमोनिया भी हो सकती है। COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, अगर किसी पर्सन को एम्फाइसीमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सब की डिजीज़ ऑलरेडी है तो इनमें और चांसेस होता है, वो और ज़्यादा रिस्की होते हैं निमोनिया डेवलप करने के लिए। क्रॉनिक इलनेस, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, वीक इम्यून सिस्टम, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन होते हैं, वो निमोनिया को डेवलप करने में ज़्यादा प्रोन होते हैं। एयर पोल्यूशंस। तो अब इन जनरल देख लेते हैं कि निमोनिया क्या होता है डायग्राम के थ्रू। सो ये एक हेल्दी अल्वेओलाई है जिसमें एयर सैक्स, जो अल्वेओलाई है वो ओपन स्पेस है, उनमें एयर प्रेजेंट है, उनमें कोई फ्लूइड या पस का अक्यूमुलेशन नहीं है, वो ओपन, उनमें सिर्फ एयर प्रेजेंट है। सो ये हो गई हेल्दी अल्वेओलाई जिसमें एयर प्रेजेंट है। लेकिन जो निमोनिया का अल्वेओलाई है उसमें एयर भी है और प्लस उसके साथ फ्लूइड भी है, और फील्ड जिसमें एयर की स्पेस में फ्लूइड भी फील्ड है। तो ये निमोनिया, जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये पस और फ्लूइड का अक्यूमुलेशन है। तो निमोनिया कुछ नहीं होता है। निमोनिया में क्या होता है, एक जो हेल्दी अल्वेओलाई जिसमें सिर्फ एयर प्रेजेंट होता है, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से उसी अल्वेओलाई में एयर का भी और पस, एयर के साथ साथ पस और फ्लूइड का भी अक्यूमुलेशन हो जाता है। उसी कंडीशन को निमोनिया कहते हैं।
नेक्स्ट कॉजेस, डेफिनेशन समझ में आ गया और फिर रिस्क फैक्टर भी हो गया। कॉजेस, अ वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई कैन कॉज द निमोनिया। तो जो निमोनिया होता है वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई तीनों की वजह से हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की वजह से होता है और मेनली कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी। जो मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है निमोनिया का, इटियोलॉजी है, वो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी बैक्टीरिया है। वैसे निमोनिया बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई की वजह से भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है। निमोनिया इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द जर्म दैट कॉजेज। निमोनिया को भी अगेन 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी मीन्स सोसाइटी, जहाँ जिस सोसाइटी में पर्सन रह रहा है, जिस कम्युनिटी में वहाँ पर्सन रह रहा है, उसे कहते हैं कम्युनिटी। एक्वायर्ड मीन्स कम्युनिटी के थ्रू पर्सन ने एक्वायर किया निमोनिया को। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द निमोनिया, इट अकर्स आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल। तो जो इस टाइप का निमोनिया होता है ये हॉस्पिटल में पर्सन को नहीं होता है, ये हॉस्पिटल के बाहर होता है। मीन्स अपने जहाँ उस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में पर्सन रह रहा है, वहाँ से उसने निमोनिया को एक्वायर किया, वहाँ से उसने निमोनिया का इन्फेक्शन कैच किया और उसे निमोनिया डेवलप हुआ, इसलिए इसे कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ये हॉस्पिटल की वजह से नहीं होता है। इट में कॉज्ड बाय द, ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, और बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म लाइक मायोप्लाज्मा निमोनी की वजह से हो सकता है, और फंगाई में हिस्टोप्लाज्मा और क्रिप्टोकोकस फंगस की वजह से इस टाइप का निमोनिया डेवलप हो सकता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। सेकेंड है वायरसेस में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। वायरसेस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द निमोनिया इन चिल्ड्रन एंड द यंगर्स। सो जो चिल्ड्रन और यंगर में जो निमोनिया होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज वायरस होता है। और मेनली कौन सा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस एंड द HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो वायरल निमोनिया इज़ यूजुअली माइल्ड बट इन सम केसेस इट कैन बिकम वेरी सीरियस लाइक कोरोना। तो जो वायरल निमोनिया होता है वो इतना ज़्यादा सीरियस या फिर डेंजर नहीं होता है, बट अगर जैसे कोई कोरोना जैसी सिचुएशन है उसमें अगर निमोनिया हो जाए, उस कंडीशन में अगर वायरल निमोनिया हो जाए कोविड-19 में, तो वो और ज़्यादा सीरियस होता है। इन जनरल वायरल निमोनिया इतना सीरियस और सीवियर नहीं होता है, लेकिन अगर कोविड-19 का वायरस है पेशेंट को ऑलरेडी और उसमें प्लस एडिशनल निमोनिया हो जाए तो वो सीरियस होता है। एग्जाम्पल है वायरल निमोनिया के हीमोफ्लुएंस इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, लेजियोनेला, कॉक्सिला, ब्यूटिटी एंड कॉजेज टिपिकल निमोनिया। नेक्स्ट है टिपिकल निमोनिया को आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट है सेकेंड, फर्स्ट हो गया कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, सेकेंड है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। नाम से ही क्लियर है कि जिसने निमोनिया कैच किया है वो हॉस्पिटल के थ्रू एक्वायर्ड किया है, मीन्स वो हॉस्पिटल में एडमिट था किसी और रीज़न से और उसने निमोनिया का इन्फेक्शन कैच कर लिया और उसको हॉस्पिटल के थ्रू निमोनिया की कंडीशन डेवलप हो गई, उसने हॉस्पिटल से निमोनिया को एक्वायर किया है। सम पीपल कैच द निमोनिया ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे। कुछ पर्सन जो है हॉस्पिटल में स्टे के लिए जाते हैं या फिर उनको कोई और डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है, वो हॉस्पिटलाइज होते हैं और उनकी उस वजह से निमोनिया हो जाता है और वो निमोनिया का इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। इट कैन बी सीरियस बिकॉज बैक्टीरिया मे बी मोर रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। ये और ज़्यादा सीरियस निमोनिया क्योंकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से ऑलरेडी पेशेंट में रेजिस्ट है। When a person is admitted to hospital for more than 48 hours and then acquire the pneumonia is called a hospital acquired pneumonia। अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज है किसी और रीज़न की वजह से, किसी और कंडीशन की वजह से, और वो हॉस्पिटल में 48 घंटे से ज़्यादा स्टे किया और उसके बाद वो निमोनिया के लिए पॉजिटिव आया, तो वो कंडीशन होती है, वो क्राइटेरिया होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। मोस्ट कॉमन इसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट इज एंटेरोबैक्टीरिया। सेकेंड मोस्ट कॉमन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, शूडोमोनास, क्लेप्सिलिया एंड द बैक्टीरियोसाइट्स एंड क्लोस्ट्रीडिया। ये सब जो ऑर्गेनिज्म है ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के कॉजेज हैं, ये उनका इटियोलॉजी है। थर्ड होता है एस्पायरेशन निमोनिया। एस्पायरेशन नाम से ही क्लियर है कि किसी चीज़ को एस्पायर कर लिया, मीन्स किसी चीज़ को अंदर ले लिया, एस्पायरेट कर लिया। इट अक्कर्स व्हेन अ पर्सन इनहेल फूड, ड्रिंक्स, वॉमिट और सलाइवा इनटू द लंग्स। नॉर्मली हम जब फूड, ड्रिंक्स या कोई भी चीज़ को अंदर लेते हैं तो हम फूड पाइप के थ्रू, दैट इज़ ईसोफेगस के थ्रू लेते हैं, लेकिन अगर वही फूड पाइप के थ्रू जो हम ले रहे हैं वो गलती से एयर पाइप पे चले जाए, ट्रक या लैरिंग्स में चले जाए, तो उधर अगर एस्पायरेट हो जाए फूड पार्टिकल या फिर ड्रिंक्स तो हमें एस्पायरेशन निमोनिया हो जाता है। जैसे ये ईसोफेगस हो गया और यहाँ होगी ट्रकिया, दैट इज़ एयर पैसेज। अगर हमारा फूड पार्टिकल या ड्रिंक्स हमारा ईसोफेगस में नहीं जाने की जगह गलती से
एयर पाइप में एस्पायरेट हो जाए तो एयर पाइप में वो फूड और ड्रिंक्स फॉरेन पार्टिकल है, वो एक तरह से उसके लिए फूड और ड्रिंक्स जो भी है वो फॉरेन पार्टिकल है। फिर वो फॉरेन पार्टिकल एयर पाइप में अंदर जाकर लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन के बाद अगेन इन्फ्लामेशन होगा और फिर निमोनिया का कंडीशन डेवलप हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ से कोई फूड या ड्रिंक्स एस्पायरेट हो जाता है एयर पैसेज में तो वो एस्पायरेशन निमोनिया कॉज करता है। If the person is immunocompromised, then organisms that can cause the pneumonia are Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, and the Staphylococcus aureus. Some fungi affect the immunocompromised patient are Pneumocystis Giroville and the Cryptococcus fungus. Some parasites are the Toxoplasma gondii. पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, जैसे गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पायरेट कर लिया गया या फिर कोई बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, कुछ भी इटियोलॉजी हो सकती है, उसकी वजह से क्या हो जाएंगे बॉडी में, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। जो हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो एक्टिव हो जाएगा। और जब इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होएगा तो क्या करेगा, पेनेट्रेट द लोअर एस्पायरेटरी ट्रैक्ट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल अल्वेओलाई। जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पेनेट्रेट करेगा, लोअर एस्पायरेटरी ट्रैक में, मेनली कहाँ, ब्रोंक्यूल्स, अल्वेओलर डक्ट और अल्वेओलाई सैक, दैट इज अल्वेओलाई में बैक्टीरिया पेनेट्रेट करेगा। और हमारा साथ ही साथ इम्यून रिस्पॉन्स भी एक्टिव है, हमारी इम्यूनिटी वाली सेल्स भी एक्टिव हो चुकी है। एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लामेशन, फिर जब सेल्स एक्टिव हो गई है तो इन्फ्लामेशन की भी प्रोसेस एक्टिव हो जाएगी। वहाँ न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस सब आके कलेक्ट होंगे और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। फिर उसकी वजह से क्या होगा, वासोडाइलेटेशन एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन द अफेक्टेड एरिया। वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और उस एरिया में ब्लड फ्लो का, जिधर इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिस एरिया में इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट है, डिफेंस मैकेनिज्म चालू हो गया, वहाँ वासोडाइलेटेशन होगा, वेसल्स डायलेट हो जाएगी और वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड कैपिलरीज स्टार्ट टू लीक एंड फ्लूइड अक्यूमुलेट्स इन द अल्वेओलाई और द सराउंडिंग। जो ब्लड कैपिलरीज है वो लीक होने लगेगी और फ्लूइड सराउंडिंग अल्वेओलाई में या फिर अल्वेओलाई में अक्यूमुलेट होने लगेगा, पस जमा होने लगेगा। When the fluid in the alveoli causes typical pneumonia, जैसे ये अल्वेओलाई है, अगर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन अल्वेओलाई के अंदर हो रहा है तो उस कंडीशन को कहते हैं टिपिकल निमोनिया। जैसे डायग्राम में अल्वेओलाई के अंदर मार्किंग की गई है, मीन्स अल्वेओलाई के अंदर फ्लूइड और पस का अक्यूमुलेशन है, उस कंडीशन को कहते हैं टिपिकल निमोनिया। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, कफ और स्प्यूटम, बहुत ज़्यादा फेलगम और कफ और स्प्यूटम का प्रोडक्शन करता है। व्हेन द इन्फ्लामेशन अकर्स एंड द इनफिल्ट्रेट अकर्स इन द सराउंडिंग एरिया इंस्टेड ऑफ द अल्वेओलाई, उसे क्या कहते हैं, एटिपिकल निमोनिया। जैसे इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हुई, सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट सब आके अक्यूमुलेट हुए, उसकी वजह से एंड में स्प्यूटम का प्रोडक्शन हुआ, पस का फॉर्मेशन हुआ। और वो पस अगर सराउंडिंग एरिया में, अगर इंस्टेड ऑफ अल्वेओलाई, अल्वेओलाई की जगह सराउंडिंग एरिया में, लाइक ये अल्वेओलाई है तो इसके सराउंडिंग में अगर पस का अक्यूमुलेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को कहते हैं एटिपिकल निमोनिया। और ऐसी सिमिलर क्या है, टिपिकल निमोनिया। अगर पस का अक्यूमुलेशन अल्वेओलाई के अंदर हो रहा है तो वो है टिपिकल निमोनिया, और अगर पस का अक्यूमुलेशन अल्वेओलाई के सराउंडिंग एरिया में हो रहा है तो वो है एटिपिकल निमोनिया। तो टिपिकल निमोनिया में कफ बन रहा है, लेकिन एटिपिकल निमोनिया में ड्राई कफ बन रहा है। दोनों में कफ बन रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि उसमें स्पूटम के साथ, टिपिकल निमोनिया में स्पूटम बलगम के साथ कफ बन रहा है, लेकिन जो एटिपिकल निमोनिया उसमें मेनली ड्राई कफ बन रहा है। वीकनेस इज़ वेरी मच इन द एटिपिकल निमोनिया। जो एटिपिकल निमोनिया है उसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी। फिर टिपिकल निमोनिया, एटिपिकल निमोनिया हो गया, उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड द फाइब्रिन्स। तो जो ल्यूकोसाइट है, जो इन्फ्लामेटरी सेल्स है, वो सब आके वहाँ जमा हो जाएगी। फिर कंजेशन ऑफ लंग्स होगा, अल्वेओलाई सराउंडिंग फिल्ड विद द फ्लूइड। जो लंग्स में, जो लंग्स के पूरे अल्वेओलाई है उसमें पस का अक्यूमुलेशन हो गया है, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो गया है, तो लंग्स में कंजेशन तो हो गई। और फिर क्या होगा, टिश्यू में नेक्रोसिस होगी। नेक्रोसिस क्यों होगी, क्योंकि इन्फ्लामेटरी सेल्स जो न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस हैं, वो प्यूट्रीफेक्शन का काम करेंगे और प्यूट्रीफेक्शन की वजह से वहाँ की सेल्स में डेथ होगा और डेथ की वजह से नेक्रोसिस कॉज होगी टिश्यू में। कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स, अगेन वहाँ फ्लूइड जमा है, पस जमा है, तो लंग्स में किसी चीज़ का अक्यूमुलेशन को ही कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो लंग्स में कंसोलिडेशन होगा और एंड में निमोनिया कॉज हो जाएगा। पस में हमें डेड सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब का अक्यूमुलेशन मिलेगा। सो एक और बार पैथोफिजियोलॉजी को इजीली समझ लेते हैं। कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, किसी भी इटियोलॉजी की वजह से या फिर एस्पायरेशन के थ्रू लंग्स में
बैक्टीरिया या किसी भी चीज़ का एंट्रेंस हो गया तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, दैट इज़ ब्रोंक्यूल्स में एंटर करेगा बैक्टीरिया, या फिर अल्वेओलाई में एंटर करेगा। और जब वो वहाँ एंटर करेगा तो हमारी साथ ही साथ इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी एक्टिव हो जाएगा। और जब हमारी इम्यूनिटी सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाएगा तो इन्फ्लामेशन की भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारे सेल्स जहाँ भी वहाँ के वेसल्स रहेंगे वो डायलेट हो जाएंगे और वहाँ का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और जो कैपिलरीज है वो लीक होने लगेगी और वहाँ फ्लूइड और पस का अक्यूमुलेशन होने लगेगा। पस क्यों आने लगेगा, जो इन्फ्लामेटरी सेल्स है वो लड़ेंगी और उसकी डेड की वजह से जो डेड सेल्स बनेंगे और जो मैक्रोफेजेस रहेंगे वो सब डेड होकर हमारे उसमें अल्वेओलाई में पस का अक्यूमुलेशन कर देंगे। और अगर पस अल्वेओलाई के अंदर बन रहा है तो उसे कहते हैं टिपिकल निमोनिया, और टिपिकल निमोनिया में मेनली कफ बनता है जो वो स्पूटम के साथ रहता है। और वही अगर जो फ्लूइड जमा हुआ है, जो फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हुआ, अगर वो अल्वेओलाई के बाहर बन रहा है तो उसे कहते हैं एटिपिकल निमोनिया, और इसमें जिस टाइप का कफ निकलेगा वो ड्राई कफ रहेगा। फिर टिपिकल और एटिपिकल निमोनिया होने के बाद वेदर कोई भी टाइप का निमोनिया हो, टिपिकल हो या एटिपिकल हो, उसके बाद लंग्स में कंसोलिडेशन मीन्स किसी चीज़ का अक्यूमुलेशन, और मेनली इसमें किस चीज़ का अक्यूमुलेशन है, फ्लूइड और पस का अक्यूमुलेशन है, ल्यूकोसाइट का अक्यूमुलेशन है, इन्फ्लामेटरी सेल्स का अक्यूमुलेशन है, फाइब्रिन का अक्यूमुलेशन है। उसकी वजह से लंग्स में क्या हो जाएगा, सब चीज़ के अक्यूमुलेशन की वजह से लंग्स में कंजेशन हो जाएगा, क्योंकि लंग्स में क्या फिल्ड हो गया, फ्लूइड और पस का अक्यूमुलेशन हो गया है, उसकी वजह से लंग्स में कंजेशन हो जाएगा। टिश्यू में नेक्रोसिस होने लगेगी क्योंकि इन्फ्लामेटरी सेल्स जो न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस है वो प्यूट्रिफेक्शन का काम करेंगे और उधर उस टिश्यू में डेथ होने लगेगी, नेक्रोसिस होने लगेगी और लंग्स में कंसोलिडेशन होकर निमोनिया कॉज हो जाएगा। अब टिपिकल निमोनिया और एटिपिकल निमोनिया में डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सुडेट इन द अल्वेओलाई, कंसोलिडेशन, अल्वेओलाई के अंदर एक्सुडेट जमा है इसलिए इसको कंसोलिडेशन कह रहे हैं। एटिपिकल में नो एक्सुडेट इन द अल्वेओलाई, अल्वेओलाई के अंदर कोई एक्सुडेट नहीं जमा है, जो भी फील्ड है, जो भी पस फील्ड है वो आउटसाइड द अल्वेओलाई सराउंडिंग में है, इसलिए नो कंसोलिडेशन। टिपिकल निमोनिया में जो भी इन्फ्लामेटरी सेल्स है होती है वो मेनली न्यूट्रोफिल एक्ट करती है, दैट इज़ पॉलीमॉर्फ, और जो एटिपिकल निमोनिया में जो मेन सेल्स इन्फ्लामेटरी सेल्स एक्ट करती है वो होती है लिम्फोसाइड। और इसमें जो कफ बनेगा टिपिकल निमोनिया में वो स्पूटम के साथ रहेगा, पुरुलेंट स्पूटम रहेगा, और जो एटिपिकल निमोनिया में कफ बनेगा वो मेनली ड्राई कफ रहेगा। चेस्ट एक्सरे दैट इज CXR में अल्वेओलाई डेड मिलेंगे, अल्वेओलार का पैटर्न देखने मिलेगा, लेकिन जो एटिपिकल निमोनिया रहेगा उसमें जो चेस्ट एक्सरे है वो इंटरस्टिशियल पैटर्न रहेगा। इसमें अल्वेओलार पैटर्न क्यों देखने मिलेगा, क्योंकि मेनली जो फ्लूइड का अक्यूमुलेशन है वो अल्वेओलाई के अंदर है। इसमें इंटरस्टिशियल पैटर्न इसलिए देखने मिलेगा क्योंकि फ्लूइड का अक्यूमुलेशन इंटरस्टिशियम में नॉट अल्वेओलाई में है, इसलिए चेस्ट एक्सरे में इंटरस्टिशियल पैटर्न देखने मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट में फीवर रहेगा, ऑब्वियसली इन्फेक्शन की प्रोसेस हुई है तो इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट में फीवर देखने मिलेगा। राइगर मीन्स सडन शिवरिंग होगी पेशेंट में, कोल्डनेस की फीलिंग रहेगी, डिस्निया रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होएगी, पुरुलेंट स्पूटम कफ का प्रोडक्शन होएगा, ये तो देख ही लिए थे पैथोफिजियोलॉजी में। हिमोप्टाइसिस मीन्स कफ के थ्रू ब्लड भी बाहर आएगा क्योंकि कैपिलरीज भी डैमेज हो रही है, वासोडाइलेटेशन हुआ था तो इसके जैसे ब्लड भी कफ में आ सकता है। प्लूराइटिक पेन, चेस्ट में पेन होएगा, साइनोसिस ब्लूनेस होएगी। साइनोसिस क्यों होएगी, क्योंकि अल्वेओलाई में फ्लूइड का और पस का अक्यूमुलेशन हो गया। और अल्वेओलाई का मेन काम क्या होता है, अल्वेओलाई के पास कैपिलरीज होती है तो अल्वेओलर और कैपिलरी के लेवल पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होता है। लेकिन जब अल्वेओलाई के अंदर ही पूरा फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली गैसियस एक्सचेंज दैट इज़ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बॉडी में साइनोसिस दैट इज़ ब्लूनेस देखने मिलेगी। नेक्स्ट है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन अगेन क्यों मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है और ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन डिमांड तो ऑक्सीजन की है, इस वजह से पेशेंट में कन्फ्यूजन देखने मिलेगा। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, टैक्यूपनिया, रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो तो पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेगा, टैक्यूपनिया हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा पेशेंट का। हाइपोटेंशन, BP लो हो जाएगी, फटीग रहेगा। फटीग क्यों रहेगा, क्योंकि एटिपिकल निमोनिया का मोस्ट कॉमन फीचर्स है कि उधर वीकनेस देखने मिलेगी। स्वेटिंग होगी पेशेंट में। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा हमें, चेस्ट इंड्रॉइंग। जब हम पेशेंट में रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन करेंगे तो चेस्ट इंड्रॉइंग होगी। चेस्ट इंड्रॉइंग का मतलब ये होता है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग, डीपली इंस्पायर करते हैं तो हमारी चेस्ट फॉरवर्ड होती है।
तो जब हम गहरी सांस लेते हैं तो चेस्ट फॉरवर्ड होती है, लेकिन इस पेशेंट में क्या होगी, चेस्ट की इन ड्रॉइंग होगी। जब पेशेंट डीपली ब्रेथ करेगा, डीपली इंस्पायर भी करेगा, तभी भी चेस्ट फॉरवर्ड नहीं होगा, बल्कि इन ड्रॉइंग मीन्स पीछे जाएगी, चेस्ट बैकवर्ड होएगी। तो उस कंडीशन को कहते हैं कि जब डीपली इंस्पायर करो उसके बाद भी अगर चेस्ट फॉरवर्ड होने की जगह बैकवर्ड आ रही है, इन ड्रॉइंग हो रही है चेस्ट की, तो उस कंडीशन को बोलते हैं चेस्ट इन ड्रॉइंग। तो निमोनिया की कंडीशन में क्यों चेस्ट इन ड्रॉइंग मिलेगी, क्योंकि लंग्स में कंजेशन है, कंसोलिडेशन है, पूरा फ्लूइड और पस का अक्यूमुलेशन है, इसलिए हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट में चेस्ट की इन ड्रॉइंग मिलेगी। CXR चेस्ट एक्सरे का प्रोसेस करना है, CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी करना है, स्पूटम टेस्ट करना है। ये स्पूटम टेस्ट में हम क्या करेंगे कि कफ का सैंपल लेंगे, स्पूटम का सैंपल लेंगे और उसे माइक्रोस्कोप में अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे और उससे हमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका इटियोलॉजी पता चल जाएगा। CBP में कंप्लीट ब्लड पिक्चर में हमें ESR रेस्ड मिलेगा। CURB 65 सीवियरिटी ऑफ द निमोनिया को चेक करने के लिए CURB 65 देखते हैं। C फॉर कन्फ्यूजन, U फॉर यूरिया मोर दैन 7 मिलीमोल पर लीटर, रेस्पिरेटरी रेट R फॉर मोर दैन 30 per minute, BP systolic BP is less than 90 mm of Hg and diastolic BP is also less than 60 mm of Hg and age 65। तो जो निमोनिया की सिवियरिटी होती है उसे हम चेक करते हैं कर्ब 65 क्राइटेरिया से। तो अगर पेशेंट में कन्फ्यूजन भी है और उसका यूरिया 7 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट भी 30 ब्रेथ पर मिनट ज़्यादा है, और BP में हमने क्या देखे थे, हाइपोटेंशन था क्लिनिकल फीचर में। अगर हाइपोटेंशन सिस्टोलिक भी 90 से कम है और डायस्टोलिक भी 90 से कम है और एज प्लस 65 है, तो वो इंडिकेट करता है कि निमोनिया एक सीरियस में हो गया है, सीवियर हो गया है। नेक्स्ट करेंगे ब्रोंकोस्कोपी। ये भी एक तरह का एंडोस्कोपी देख होता है प्रोसेस। इसमें कैमरा के थ्रू हम लंग्स में क्या क्या डैमेज हुआ है, कितना सीरियस सीवियरिटी हुई है, वो सब चेक करेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी। परकशन में हमें डल नोट मिलेगा। जब हम परकस्ट करेंगे तो जो रेजोनेंट नोट, जो लंग्स का चेस्ट का नॉर्मल नोट रेजोनेंट नोट होता है, उसकी जगह में हमें डल नोट मिलेगा। ड्यू टू कंसोलिडेशन, डल क्यों मिलेगा, क्योंकि अंदर पूरा एक्यूमुलेशन हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, फ्लूइड और पस जमा है, इसलिए हमें परकशन के टाइम चेस्ट में डल नोट मिलेगा। फिर क्रैकल्स एंड रेल्स। क्रैकल्स एक तरह का बबलिंग साउंड होता है, वो हमें सुनाई देगा जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे थ्रू स्टेथोस्कोप। क्यों हमें बबलिंग साउंड सुनाई देगा, जैसे ये अल्वेओलाई है, इसके अंदर पूरा फ्लूइड का अक्यूमुलेशन है। अब जब यहाँ से एयर पास होगी तो एक तरह की बबलिंग साउंड सुनाई देगी, उसी साउंड को क्या बोलते हैं, क्रैकल्स। तो हम जब स्टेथोस्कोप से हियर करेंगे तो हमें क्रैकल साउंड और रेल साउंड सुनाई देगा इंस्टेड ऑफ द वेसिकुलर जो नॉर्मल ब्रेथ साउंड होता है। तो हमें ऑस्कल्टेट करते टाइम वेसिकुलर साउंड की जगह क्रैकल साउंड मिलेंगे। फिर स्टेफाइलोकोकस निमोनिया विद द इन्फ्लुएंजा मोर इन द चिल्ड्रन, एल्डरली, इंट्रावेनस ड्रग्स अब्यूजर्स, ल्यूकेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। चेस्ट एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, निमेटोसील कैविटेशन, कैविटी बनी हुई मिलेगी क्योंकि पूरा उसमें कैविटी बन गई है और फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो गया। मैनेजमेंट में क्या करना है, एक तो ड्रग देंगे और एक नॉन फार्मास्यूटिकल वो होगा। तो फार्मास्यूटिकल में एंटीबायोटिक्स देंगे, तो ओरल एंटीबायोटिक्स में अमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन देंगे क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, तो ये सब एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी देंगे। इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स में हम क्या देंगे, लेवोफ्लॉक्सेसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन। अगर वायरल की वजह से निमोनिया हुआ है तो एंटीवायरस देंगे। कफ की मेडिसिन देंगे क्योंकि कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है, पेशेंट में फीवर भी है, तो फीवर्स के रिड्यूस के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स देंगे। पेन किलर देंगे क्योंकि वीकनेस, फटीगनेस बहुत ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट होती है, तो पेन किलर देंगे। NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्यों देंगे, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इन्फेक्शन का प्रोसेस हुआ है, इसलिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। एंटी फंगल, अगर निमोनिया फंगल कॉज की वजह से हुआ है, किसी फंगाई की वजह से हुआ है, तो हम उस पर एंटी फंगल मेडिसिन देंगे। एंटी फंगल्स में ये दो मेडिसिन है। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या आ रहा है, चेस्ट में फिजियोथेरेपी कराना है। फिजियोथेरेपी कराने के बाद फ्लूइड भी इनटेक भी इंक्रीज करना है, IV फ्लूइड देना, ऑक्सीजन थेरेपी देना। ऑक्सीजन थेरेपी क्यों देना है, क्योंकि अल्वेओलाई और कैपिलरी के लेवल पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी है बॉडी में, तो ऑक्सीजन देना है। हॉस्पिटलाइजेशन कब करना है, जब अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। और प्रिवेंशन में हमें वैक्सीनेशन देना है।